एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਮਿਟੇਜ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, इट्स नॉट कि सिर्फ असी गल करते रहिए और बोलते रहिए। जो असीं तुहानूं कुछ पूछते हाँ, तुहाडे वल्लों जो क्वेश्चन आते हैं उहदे नाल सानूं भी क्लैरिटी होंदी है, क्योंकि एज अ फैमिली साडे मन दे विच बहुत सारे सवाल चल रहे होंदे जदों साडा लव्ड वन ट्रीटमेंट दे विच है और साडे खुद दी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी या फेयर चल रहा होंदा। फैमिली हमेशा फेयर ड्रिवन होंदी है। तो एक रिक्वेस्ट है, विल स्टार्ट विद द सेशन, बट इन द एंड और इन बिटवीन अगर तुहाडे मन च कोई भी सवाल आंदे ने तुसीं प्लीज पूछना, ठीक है जी। सो टू स्टार्ट विद अज दा साडा टॉपिक है फैमिली दे विच जिहड़ियां फैमिली डायनामिक्स एंड मिसकनसैप्शनस होंदियां है। मिसकनसैप्शनस की होंदी है? साडी गलत फहमियां या साडियां गलत धारनावां। सानूं एज अ फैमिली कुछ चीज़ां लगदियां है कि असीं अपने आप उसनूं पेशेंट नूं ठीक कर लांगे। कुछ मोटी मोटी कुछ पॉइंट्स असीं आज नोट डाउन किए हैं, उहदे बारे डिस्कस करांगे कि किहड़ियां गलत फहमियां एज अ फैमिली सानूं लगदियां हैं, तुसीं उहदे नाल रिलेट करोगे, सानूं दसोगे। तो फर्स्ट मिसकंसेप्शन जो है वो है सानूं सब पता है, वी नो एवरीथिंग। बहुत सारी फैमिलीज व्हेन वी वांट टू काउंसिल देम टू कम इन द थेरेपी सेशन, इनिशियली इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। हमारी फैमिली में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 10 फैमिली मेंबर्स हैं और हम हमेशा कहते हैं कि हमें सारे के सारे चाहिए एज अ टीम। हम कहते हैं कि हमें दादा भी चाहिए, दादी भी चाहिए, चाचा भी चाहिए, ताया भी चाहिए, जो जो फैमिली में रह रहे हैं, वाइफ भी चाहिए, मम्मा पापा भी चाहिए। तो हमें ना कई बारी, हम अभी भी देख रहे हैं जो हमारी नई फैमिलीज है हॉस्पिटल में, हम अभी भी देख रहे हैं बड़ी ना जद्दोजहद चल रही होती है। क्या जद्दोजहद चल रही होती है कि जब हम फादर को बुलाते हैं कि सर आपने आना है फैमिली सेशन के लिए, तो वो कहते हैं मुझे क्या जरूरत है, ये बीमार है, इसको समझाओ। हम तो समझा के थक गए, मुझे तो सब कुछ पता है। अगर हम दादा को बुलाते हैं, वो कहते हैं मैं तो दुनिया देख ली है, हुण मेरे ते वाल चिट्टे हो गए हैं, मैं दुनिया हंडाई है, मुझे क्या जरूरत है आने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे सारा कुछ पता है, मुझे मत सिखाओ आप, मुझे पता है कि क्या है, आप इसको ठीक करो। या सारा का सारा भार किस पे पड़ता है? स्पाउस पे। एडी वॉटी नहीं समझाओ, इन्ने तेरी वॉटी ने रहना है, असी हुण जिंदगी जी ली है, असी अपनी लाइफ पूरी कर ली है, सानू सारा कुछ पता है। ये जो नोशन है, ये जो मिसकंसेप्शन है कि हमें सब पता है, इसका कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रेजिस्टेंट टू चेंज एंड एक्सटर्नल गाइडेंस। इसका मतलब है कि जिसको भी हमने फैमिली मेंबर को बुलाया है, इट कैन बी एनीवन, हो सकता है यही स्टेटमेंट एक वाइफ भी बोल दे कि मुझे 16 साल 17 साल हो गए हैं शादी करके आए को, मुझे तो इनकी एक एक चीज पता है, मुझे सारा कुछ ही पता है, मुझे मत सिखाओ, मैं हार गई हूं इनके साथ डील कर करके, आप इनको समझाओ, इनको बताओ। ये क्या करती है? ये रेजिस्टेंट टू चेंज लेके आती है। इसका मतलब है जब हम ये कहते हैं कि मैनू सब पता है, इसका मतलब है कि मेरे में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे अपने आप को कोई चेंज नहीं करना। जो चेंज करना है वो लव्ड वन में करो। हमारे जो पेशेंट है, जो हमारा टारगेटेड हमारा पेशेंट है, उसको चेंज करो। हम रेजिस्ट करते हैं उस चेंज को, हम बदलना ही नहीं चाहते। और जो एक्सटर्नल गाइडेंस मिल रही है या आपको कोई चीज इन थेरेपी बताई जा रही है, तो हमने क्या कर दिया? हमने एक वॉल क्रिएट कर दी। हमारा पेशेंट भी यही करता है, हमारा पेशेंट एक वॉल क्रिएट करके रखता है, ना तो उस वॉल से खुद बाहर आता है, ना किसी और को अंदर आने देता है। तो वो वॉल जो क्रिएट की होती है, हम भी कहीं ना कहीं जब ये कहते हैं एज अ फैमिली मेंबर कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने भी वो वॉल क्रिएट कर दी कि मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर मिसकंसेप्शन जो फैमिली मेंबर्स करते हैं।
हम एग्री करते हैं। घर में ऐसे होता है कभी फैमिली में से कोई ना कोई बड़ा फैमिली मेंबर, बुजुर्ग या दादा दादी या फादर मदर, हमें सब पता है, हमें नहीं बताने की जरूरत, हमने तो जिंदगी जी ली है इसके साथ, हमने तो झेली है, ऐसे होता है कई बारी। तो जैसे मैम ने अभी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि मिसकंसेप्शंस पे हम आज बात कर रहे हैं, है ना। मिसकंसेप्शन का मतलब है कि गलत धारणाएं जो हमने पाल के रखी हुई हैं और जो हमारे लव्ड वन की रिकवरी में बाधा डाल रही हैं। बाधा डाल रही है का मतलब है कि शायद हमारी उन धारणाओं ने हमारे लव्ड वन को अभी तक ठीक नहीं होने दिया। हम ये नहीं कह रहे कि हमने उसको बीमार किया, बट उन धारणाओं ने जो हमने पाल के रखी है उसको शायद अभी तक ठीक नहीं होने दिया, और इस दौरान उसकी बीमारी कहीं ना कहीं बढ़ती गई। और ये धारणाएं अगर हम पाल के रखेंगे और आज के दिन में भी हम नहीं सीखेंगे या उन धारणाओं को नहीं बदलेंगे, तो यहाँ इन कुर्सियों पे बैठ के हमारा जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं वो आज भी पूरा नहीं होगा, कि ट्रीटमेंट आज भी आगे नहीं चलेगा, हम रिकवरी की तरफ एज अ यूनिट एज अ फैमिली आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन धारणाओं में से पहली, जैसे कि मुझे सब पता है, तो हम यहाँ बीमारी की ना एक टर्म यूज करते हैं, एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि बीमारी किसी का लिहाज नहीं करती है, चाहे वो उम्र में बड़ा है, चाहे वो किसी पावरफुल पोजीशन पे है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो बहुत डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, आप बहुत मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पे हो, पर बीमारी जो एक ऐसी चीज है वो किसी का लिहाज नहीं करती। ये जब मैं बोल रही हूँ, आप लोग इस चीज से सहमत हैं कि जो भी बीमारी हमारे घर में आती है वो हमारी पावर, पोजीशन, पैसा ये सब नहीं देखती, कितने एजुकेटेड हम हैं ये नहीं देखती, बीमारी किसी का लिहाज नहीं करती। क्योंकि आप लोग बड़े डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, बट आप लोग सारे आज इसलिए एक बीमारी के कारण यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उस बीमारी ने आप सबकी फैमिलीज में उतनी ही तहस नहस मचाई है जितनी कि आपके साथ कुर्सी पे जो बैठा है उसकी लाइफ में मचाई है। तो जब हम ये बात करते हैं कि सानू सब पता है, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हाँ भी मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं तो इस औहदे पे हूं, या मेरे पास इतनी पावर है, मैनू सब पता है इस बीमारी बारे। तो ये कहीं ना कहीं एक मेरी मिसकंसेप्शन है जब मैं ये सोच रहा हूं कि हाँ भी मुझे सब पता है। इस स्टेटमेंट से हम अपने बच्चे की, अपने लव्ड वन की रिकवरी को रोक रहे हैं। जब हम यहाँ इन कुर्सियों पे बैठे तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी वो पावर, पोजीशन, पैसा, स्टेटस सब कुछ साइड पे रख के एक लर्निंग मोड में हम बैठेंगे, और जब हम ये बोलेंगे ना कि मेरे को कुछ नहीं पता, उस दिन हमारी रिकवरी शुरू होगी। जब आप यहाँ पे एक टीचर या प्रोफेसर ये समझ के बैठा है कि मैं तो जी 10-15 साल हो गया मैं बच्चों की लाइफ चेंज करता हूँ, बट शायद आपको इस बीमारी के बारे में नहीं पता होगा। अब हम जैसे इस बीमारी के बारे में, पर जब मैं अपने बच्चे की पीटी मीट पे जाती हूँ तो मुझे नहीं पता होता कुछ चीजें। तो ऐसे ही जब आप इन कुर्सियों पे बैठे हो, अब ये मिसकंसेप्शन को हल करने का तरीका क्या है, यही है कि हम अपनी वो सारी सोच समझ को इस हर्मिटेज के दरवाजे के बाहर रख के आए कि यहाँ पे मैं कुछ सीखने आया हूं जो मेरे को नहीं पता, इस बीमारी के बारे में, अपने लव्ड वन के बारे में, क्या उसके साइंस एंड सिम्टम्स है, बीमारी की नेचर क्या है, मैं ये अच्छे से समझूंगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि जब तक मैंने ये सोचा कि मैनू सब पता है, तब तक क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो, और बीमारी अपनी गति बढ़ाती गई और बीमारी बढ़ती गई। और इससे जो मेरा नुकसान हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि मेरी लाइफ में या मेरे लव्ड वन की लाइफ में कोई भी बदलाव कभी भी नहीं आया, क्योंकि हमने जो तरीके अपनी सोच समझ से अपनाने की कोशिश की उससे कोई बदलाव नहीं आया ना, प्रॉब्लम तो और बढ़ती गई। तो सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन कि सानू सब पता है, ये आमतौर सभी फैमिलीज में होती है जब वो आती हैं, पर धीरे धीरे जब आप लोग ऐसे सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स में बैठते हो तो आपको लगता है कि नहीं, शायद हमें और जानने की जरूरत है। अच्छा, ये जो बात हो रही है जिसमें हम कह रहे हैं कि मैंने सब पता है, तो कई बार ना हमें मदर्स आके कहती है ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, मैनू पता है अपने मुंडे बारे, मैं ਉਹਦੀ रग रग तो वाकफ हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कितना कब्बा है, कितना गुस्से वाला है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता अपने तक अच्छे। हमें ना ये वाली स्टेटमेंट भी सुनने को कई बार मिलती है
कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता अपने कट्टे बच्चे का नहीं पता है, जैसे पता होता है ना। तो आपको ये बता दे, आप उसके साथ अपनी जिंदगी तो जी है, लेकिन बीमारी का नहीं पता, बीमारी का रंग रूप हमें नहीं पता। बीमारी इतनी कनिंग, पावरफुल और बैफलिंग है कि वो इतना दबोच लेती है कि बीमारी ने आपको भी पूरा इन्फ्लुएंस कर लिया हुआ है। तो जैसे मैम कह रहे हैं कि हम ओपन माइंडेड होंगे, हम देखेंगे ये चीज को, इस गलत फैमिली को हम साइड में रखेंगे कि हमें सब कुछ पता है। आपको नहीं पता, आपका बच्चा है, ठीक है, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी ठीक है, प्यार करना भी है, हमने लव, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट भी देना है, पर आपका बच्चा बीमारी में क्या क्या कर सकता है ये आपको नहीं पता, या उसकी बीमारी क्या क्या करा सकती है ये हमें नहीं पता। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि हमने लर्निंग मोड, जैसे मैम कह रहे हैं, अपनी राइज लेके आते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने काउंसलर से बात करते हैं, और सिर्फ नशा नहीं है, आपको बता दें, हम नशे का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बिहेवियर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बार बार आपको बता रहे हैं, अगर बिहेवियर ना आता तो शायद हम अभी भी ना आते, अगर हमारी लाइफ में नुकसान ना होते हम अभी भी ना आते, हम टाइम लगाते। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकंड जो हमारी स्लाइड है, इसको कोई बुरी लत लग गई, वैसे दिलदा बहुत चंगा है, ही हैज अ बैड हैबिट बट अ गुड हार्ट। हमारा बच्चा, ये जो हमारी गलत फहमी है ना, हम अक्सर कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है इसको बुरी आदत लग गई है। हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बुजुर्गों की सेवा करता है, ये तो बुजुर्गों को सड़क पार कराता था, ये तो घर में कोई आ जाए उसको चीजें देता है, डोनेट करता है, ये तो प्यार ही बड़ा करता है, ये तो अपने काम वालों के साथ बड़ी रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट से बात करता है, ये इतना अच्छा था। पता नहीं इसको एक तो बुरी आदत लगी है, दूसरा में ये बुरी संगति में पड़ गया। ये ऐसा नहीं था, इसके जो दोस्त मिले हैं ना, उन्होंने इसको खराब कर दिया, इसके जो बैड कंपनी थी उसने इसको खराब कर दिया। हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। जब हम ये वाली मिसकंसेप्शन लेके आते हैं, गलत फहमी पालते हैं, तो कॉन्सिक्वेंस होता है enabling bad habits without addressing the root problem। हम सारे के सारे कहीं ना कहीं बहुत लेट है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हम अपने तरीके से कहीं ना कहीं इनेबल करते रहे अपने बच्चे को। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, समझ जाएगा, इट्स ओके, ये ऐसा है नहीं है, आज इसने ये इस करके किया है क्योंकि इसका वो जो फलाना फ्रेंड है ना, वो भी ऐसी हरकतें करता है, वो भी अपने पेरेंट्स से गुस्से से बोलता है, मेरा बच्चा मेरे को गुस्से से नहीं बोल सकता। हम खुद एक डिनायल में होते हैं, बड़ी जबरदस्त डिनायल में होते हैं कि मेरे बच्चे ने तो कभी मेरे से गुस्से से बात नहीं की, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हुआ, ये आजकल फलाने के बच्चे के साथ घूम रहा है और फलाने का बच्चा ऐसे ही बिहेव करता है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम उसके इनेबल करी जाते हैं बिहेवियर को। और कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं फैमिली में, घरों में, जिसमें हमारे पेशेंट ने हमें डिसरिस्पेक्ट शो की होती है, हमारा दिल भी टूटा होता है। तो क्योंकि हम भी डिनायल मोड में होते हैं, तो हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कोई बात नहीं, कि शायद अब इसको बुरी लत लगी हुई है, हो जाएगा ठीक, इसको हम ठीक कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, इसमें बेटर हो ही जाना। जब हम इसी धारणा की बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद इसकी एक बुरी लत है जो इसको लग गई है, तो हम एक रियलिटी को हम देख नहीं पा रहे हैं कि ये एक फेटल, जिसको कहते हैं जानलेवा बीमारी है। जब हम बीमारी के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव फेटल इफ अनट्रीटेड डिजीज है। तो जब हम इसको एक लत का, एक आदत का हम एक ऐसे नजरिए से देख रहे हैं, तो हम किस रियलिटी से दूर हैं कि ये एक बहुत ही संगीन बीमारी है जो हमारे लव्ड वन की शायद जान भी ले सकती है। तो आप देखिए कि ये अगर मिसकंसेप्शन, ये गलत धारणा हम यहाँ आज भी पाल के रखेंगे तो किसका नुकसान होगा? हमारे लव्ड वन का, और हमारा नुकसान होगा। तो ये धारणाएं हम क्यों आपके साथ कर रहे हैं? क्योंकि शायद ये धारणाएं या तो आने से पहले आपके मन में थी, या आज भी कई धारणाएं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद आप रिलेट कर पाओगे कि यार ये तो मैं अभी आज भी मेरे मन में कभी कभी ऐसी सोच आती है।
पर आज हम ये धारणाएं आपके साथ इसलिए कर रहे हैं कि आप उसको पहचान पाओ और इस धारणा को बदल पाओ। क्योंकि अगर यही धारणा है, बिकॉज हम तो देखो जब आपके लव्ड वन को ठीक कर रहे हैं, डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है, दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, पर्ची होती है। आप लोगों की प्रिस्क्रिप्शन यही है, फैमिली की प्रिस्क्रिप्शन यही है, जो हम आपको समझाते हैं मीटिंग्स में, जो हम आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो हम आपको सिखाते हैं, वो आप लोगों की प्रिस्क्रिप्शन है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हो आपके लव्ड वन बाय प्रिस्क्रिप्शन चले, कि डॉक्टर ने जो दवाइयां दी हैं, आप चाहते हैं ना कि आपके लव्ड वन वो दवाइयां घर जाके कायदे कानून से खाएं ताकि वो ठीक होए। सो आप लोगों की प्रिस्क्रिप्शन ये है कि जो डॉक्टर आपको समझा रहा है या ट्राई कर रहा है आपको साइको एजुकेट करने की, तो क्या आप उन चीजों को समझ रहे हो और उस चीज पे काम कर रहे हो, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन भी उसकी रिकवरी में काम आएगी। तो आपको हम रिटर्न में तो नहीं दे रहे, पर ये जो एजुकेशनल जो भी प्रोग्राम्स हम करते हैं आप लोगों के लिए, ये आप लोगों की प्रिस्क्रिप्शन है जो आपके लव्ड वन की रिकवरी में बहुत काम आएगी। अगर आप इसके अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारे लव्ड वन की रिकवरी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, हम वो नहीं हासिल कर पाएंगे जिनके लिए हम आज इन कुर्सियों में बैठे हैं। तो ये धारणा कि उसको लत लग गई है या उसका मन बड़ा अच्छा है, अब जैसे मैंने पहले बोला था कि बीमारी किसी का लिहाज नहीं करती है, मन जितना भी अच्छा है, बुखार हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, जितना भी मन अच्छा हो। तो वैसे ही जितना भी मन अच्छा हो, ये बीमारी लिहाज नहीं करेगी, उसको नशे की बीमारी लग सकती है। तो हमें ये जितना टाइम लगेगा समझने में कि हाँ ये लत नहीं, इट इज नॉट अ हैबिट, इट इज अ डिजीज विच कैन टेक लाइफ ऑफ माई लव्ड वन, उतनी ही जल्दी हम रिकवरी प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे, प्लीज बताएंगे हाथ खड़ा करके, किस किस को यहाँ आने से पहले और मीटिंग्स अटेंड करने से पहले यही लगता था कि एक लत है या बुरी आदत है? किसको नहीं पता था? ऑलमोस्ट सबको। मैनी हैंड, सबको लगता था कि ये बुरी आदत है, लत है, या किसी ने कुछ कर दिया है, यहाँ तक हमारा बिलीफ जाता है। हम इसको बीमारी समझते ही है। ये नहीं कि आप नहीं समझ रहे हैं, बहुत हमारी सोसाइटी में किसी को भी नहीं पता कि एडिक्शन इज अ डिजीज, और ये किस तरीके से हमारे फैमिली डायनामिक्स को खराब करती है। फैमिली डायनामिक्स होता है कि आपकी इंटरेक्शन कैसी है घर में, आप कैसे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, क्या आपकी परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ है। तो ये फैमिली डायनामिक्स और मिसकंसेप्शंस ही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम जो इतनी लेट हो गए हैं, हम कहीं ना कहीं इन गलत फहमियों में ही थे, जिसकी वजह से हमें टाइम लग गया ट्रीटमेंट में आने के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट हमारी मिसकंसेप्शन जुड़ी हुई है कि हम अपने प्यार से अपने लव्ड वन को ठीक कर लेंगे। जो हमने ये सोचा कि ये एक बुरी आदत है या बुरी लत है, कि बंदा तो बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं, हमारे जितने पेशेंट्स हैं, दे ऑल आर वेरी गुड पर्सन, दे रियली हैव इमोशंस, गुड हार्ट, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन उनको जो है, क्योंकि बीमारी लगी है, बीमारी पे लिहाज भी नहीं करती और इमोशंस भी नहीं आने देती। हमारी जो पॉजिटिव इमोशंस पहले थी फैमिली के टुवर्ड्स, या किसी के बारे में हम अच्छा सोचते थे, समझते थे, उनके लिए कुछ अच्छा करते थे, गुड फीलिंग्स देते थे किसी जमाने में, बट अब ये बीमारी में हमें गुड फीलिंग्स देना बंद कर दिया। ना पेशेंट को मिलती है गुड फीलिंग्स, ना वो किसी और को दे पाता है। हमारे अंदर वही होगा, हम वो देंगे जो हमारे अंदर होगा। अगर मेरे अंदर प्यार होगा तो मैं प्यार दूंगी, अगर मेरे अंदर नफरत होगा तो मैं नफरत दूंगी, मेरे अंदर गुस्सा होगा तो मैं गुस्सा दूंगी। तो ये सोचना कि हमारा बच्चा अब गलत हो गया है, बुरी लत में आ गया है, बुरी आदत में फंस गया है, ये इनेबल करते करते हम सोचते हैं मैंने अपने प्यार से इसको ठीक कर लेना है। आई थिंक एक मूवी थी, मुझे याद नहीं है, आशिकी 2 थी मूवी, राइट? उसमें ये कंसेप्ट दिखाया गया है, ही वाज अ सिंगर, द पेशेंट वाज अ सिंगर, और वो बहुत अल्कोहल लेता है, और उसकी जो स्पाउस होती है, रिलेशनशिप में होती है, वो उसको दूर कहीं ले जाती है, और उसको लगता है कि मैं अपने प्यार से उसको ठीक कर दूंगी। वहां पे ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, डॉक्टर के पास भी नहीं गए, रिहैब भी नहीं गए, कोई हमने
प्रोडिया भी फॉलो नहीं किया। तो प्यार से अगर ठीक होना होता तो शायद अब अभी तक कर चुके होते। जो हम कह रहे हैं कि प्यार से ठीक कर लेंगे, वो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आता है? निग्लेक्टिंग द नीड फॉर प्रोफेशनल इंटरवेंशन। हमें लगता ही नहीं है कि हमें किसी ट्रीटमेंट की, डॉक्टर की जरूरत है, हमें किसी थेरेपिस्ट की जरूरत है। जब हमारे पास यहाँ पेशेंट इंडोर्स में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम उनकी विड्रॉल्स नहीं ठीक करते हैं, सिर्फ उनको डिटॉक्सिफाई नहीं करते, उनकी टॉक्सिक शेम में से उनको बाहर लेके आते हैं। उनका जो सेल्फ एस्टीम इतना डाउन चला गया होता है, वे बैक बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमास कुछ हुए होते हैं। पेशेंट क्या होता है? पेशेंट कहीं ना सेल्फ विक्टिम का रोल करता है कि मेरे साथ जिंदगी में ये हुआ, आपको क्या पता? मेरे फादर भी नहीं है, मेरी पढ़ाई भी नहीं अच्छी हुई, मैं शादी कहीं और करना चाहता था, मेरी शादी कहीं और कर दी, वॉट एवर। दे हैव लॉन्ग लिस्ट ऑफ देयर सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाली चीजें। हम धीरे धीरे वो सब चीजों पे वर्क करके उनको आज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हम उनको वो सिखाते हैं। पर फैमिली में क्या होता है, जो हमारा फैमिली डायनामिक्स और मिसकंसेप्शन है, उसमें फैमिली कहती है कोई बात नहीं, हम अपने प्यार से ठीक कर लेंगे, बाहर किसी ट्रीटमेंट की लोड़ नहीं है, कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, और हमारा ट्रीटमेंट दूर हो जाता है, पीछे रह जाता है, और हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है धीरे धीरे। जब हम इनेबलिंग की बात कर रहे हैं कि हाँ हम इनेबल करते हैं, सो हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास फैमिलीज आती हैं ना, तो वो रोगी के साथ हम रोगी बन चुकी होती हैं। हम रोगी का मतलब है कि जो रोगी है वो तो है ही है, हम उसके साथ डील करते करते, उसको ठीक करते करते हम भी साथ में रोगी बन गए हैं। हम वैसे रहे ही नहीं जैसे हम पहले थे। आप अग्री करते हो? जितनी भी माएँ हैं, फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वाइफ्स हैं, क्योंकि हमने सब कुछ निछावर कर दिया होता है। हमें लगता है कि प्यार सब कुछ ठीक कर देगा। हमने किया है ना, हमने सारा अपना लाड प्यार नछावर कर दिया, सब कुछ। कईयों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी, कईयों ने बच्चों को निग्लेक्ट कर दिया, कईयों ने कुछ मतलब बहुत सैक्रिफाइसेस किए हमने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि प्यार सब कुछ ठीक कर लेगा। हम कहते हैं प्यार में बड़ी ताकत होती है, बट फिर बात वही आती है, शायद हमें लगता था कि ये एक आदत है जो प्यार से हट जाएगी। हमें कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस नहीं थी कि बीमारियां प्यार से ठीक नहीं होती हैं। जिस दिन मुझे ये अवेकनिंग हुई, ये रोशनी हुई कि ये जो है ये एक बीमारी है, और मैं जितना मर्जी प्यार कर लूं, ठीक है। अब प्यार में आप लोग घर पे क्या कर रहे थे? इनेबल कर रहे थे ना, उसके लिए झूठ बोल रहे थे, उसकी बातें छुपा रहे थे, उसने जो कई खलारे डाले उनको सामने में लगे हुए थे कि जैसे कोई केस हो गया, किसी के साथ लड़ाई कराया, ठीक है। घर पे ही एक दूसरे से हम छुपन छुपाई खेलते हैं, इसकी बात वहां ना पता चल जाए, रिश्तेदारों में नहीं। सो हम इस तरह से उसको, हम सोचते हैं हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमने उसको इनेबलिंग का, थेरेप्यूटिकली हम कहते हैं ये इनेबलिंग कर रहे हो आप, कि आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आप अनजाने में बीमारी की मदद कर रहे हो, जो कि हेल्प नहीं होती है, इनेबलिंग होती है। कि आपने इनेबल किया कि उसकी बीमारी कहीं ना कहीं और बढ़ती गई। तो जब हम ये कर रहे हैं, तो हम भी जब झूठ बोलेंगे, एक अभी पिछले हफ्ते एक डाटा इंटरवेंशन हुआ, तो उस मदर ने बोला कि मैम इसका कोई केस हो गया था एंड मैंने इसके फादर से छुपाया, इसकी वाइफ से छुपाया, पता नहीं कितने पैसे देने थे, तो मैंने अपना सारा गोल्ड बेचा। चलो वो बेच के जो पैसे वैसे दिए वो तो चलो अलग बात है। शी क्राइड सो बैड उस दिन कि मैम ये जो 2-2.5 साल से मैंने अपने मन के ऊपर ये बोझ रखा हुआ है ना, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए संभालना, कि मैंने सबसे छुपा के रखा हुआ, कि मैंने इसकी बीमारी, कई उसने मदद तो अपने बेटे की करनी चाहिए, पर वो जो उसने छुपा के रखा अपने हस्बैंड से भी, अपना गोल्ड भी बेच दिया सारा, कि हाँ बाहर से बाहर ये केस रफा दफा हो जाए। तो शी क्राइड इतना ज्यादा उस दिन कि ये जो बोझ मेरे मन पे इतना था ना, कि मैं खुद ही बीमार हो गई इस बोझ को अपने मन पे रख के। और 2-2.5 साल बाद उसने डाटा इंटरवेंशन में ये डिस्क्लोज किया। तो हम बोल रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये इनेबलिंग हुई, पर उस माँ को नहीं पता था ये इनेबलिंग है। तो जब हम इनेबल करते हैं तो हम उसका भी नुकसान कर रहे हैं, और हमारा नुकसान क्या हो रहा है कि हम भी हम रोगी बन रहे हैं।
साथ में, क्योंकि हमारी सारी हम ड्रेन हो रहे हैं, सब कुछ हम करके देख रहे हैं पर रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिल रहा। उस काम में हम ज्यादा थक जाते हैं ना, मेहनत करने से हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, पर इंसान थकता कब है कि जब मेहनत करके उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और यहाँ पे इतने सालों से यही हो रहा था कि हम मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत कर ही जा रहे हैं पर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और इसमें क्या है कि इस माइंडसेट से अगर ये गलत धारणा हम रखेंगे, और आज भी रखेंगे कि चलो हम 100 डेज का तो प्रोग्राम करा के उसके बाद फॉलोअप्स की जरूरत नहीं है, उसके बाद इस चीज की जरूरत नहीं, हम इसको जी सेट कर देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, इसकी शादी कर देंगे, वाइफ आएगी, जिम्मेदारी होगी, ये ठीक हो जाएगा, तो हम गलत सोच रहे हैं तब भी। तो ये धारणा कि हाँ प्रोफेशनल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से या प्यार से ठीक कर लेंगे, तो ये धारणा भी जब तक हम पाल के रखेंगे तो हमारी रिकवरी आगे नहीं बढ़ेगी। बार बार मैं आपको बोल रही हूं कि ये धारणाएं हम आपके साथ इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने अंदर एक चाटी मार के देखो कि हाँ कौन से मिसकंसेप्शन आज भी आपके दिलो दिमाग पे घर करी हुई है कि जो आपको शायद आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं नजरियात के मिसकंसेप्शंस की, तो ये अंडरस्टैंड करेंगे ये जो नजरियात हमारे बीमारी में बन जाते हैं, इसका मतलब कि मेरी नजर क्या है, मैं किस नजर से उस बीमारी को देख पा रही हूँ, उस बीमारी को समझ भी पा रही हूँ। मतलब नजरियात से नजर, कि मेरे देखने का नजरिया क्या है। वो नशा कर रहा था और मेरा नजरिया कैसा था, घर में चीजें जो सब कुछ खराब हो रही थी, मेरा नजरिया क्या था। उसको ट्रीटमेंट पे लाना है कि खुद को उसको अपने एफर्ट्स लगा के उसको ठीक करना है, मेरा नजरिया क्या था। तो नजरिया मतलब आप किस लेंस से इस बीमारी को देख रहे थे। जैसा कि हमने जब मीटिंग शुरू की, हमने कहा कि हम तो ये इस नजर से देख ही नहीं रहे थे कि ये बीमारी है, हमारी नजर क्या थी कि ये आदत है। तो जब तक हमारा लेंस नहीं बदलेगा, हमारे ये जो मिसकंसेप्शंस, ये जो धारणाएं आई है, जो पक्की हमारी आइडियोलॉजी, जो पक्का हमारा बिलीफ सिस्टम बन चुका है, जब तक ये खारिज नहीं होगा, ये पुराना ढर्रा नहीं टूटेगा और साइंस बेस्ड ढर्रे नहीं आएंगे, तब तक मैं इस बीमारी में अपने लव्ड वन का इलाज मुकम्मल नहीं करवा सकती। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे खराब हमारी मिसकंसेप्शंस, हमारे नजरियात बन चुके हैं एंड ये कॉमन सेंस पे बेस्ड है। हम सबकी सोचों में इतने डीप रूटेड, मतलब अंदर तक बैठे हुए हैं कि हमें लगता है कि जो ये हम सोच रहे हैं वो ही सच है, क्योंकि आपके नजरियात आपके लिए हैं, आपके लव्ड वन के लिए हैं, लोगों के लिए हैं और उसके फ्यूचर के लिए। तो जब तक हम इन नजरियात को, इन मिसकंसेप्शंस को चेक नहीं करेंगे, तब तक हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। जहां पे अगर बात हो रही है विद लव, एक एडिक्ट को हम ठीक कर सकते हैं, तो आप बताइए कि किसी का बुखार आप अपने प्यार से, अपने वास्ता देके क्या ठीक कर सकते हैं? कोई डायबिटिक है, क्या आप उसको प्यार का वास्ता देख के उसको ठीक कर सकते हो? तो इसका मतलब कि मुझे मेरा लेंस, मुझे मेरी नजर बदलनी होगी कि जैसे बाकी बीमारियों में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये भी एडिक्शन एक बीमारी है। विद लव, प्यार का वास्ता देख के किसी की भी बीमारी को आप ठीक नहीं कर सकते। और हमारी बीमारी में जब हम कहते हैं कि एडिक्शन रिकवरी में कि हमें कौन सा प्यार चाहिए, यहाँ तो हमें प्यार टफ लव वाला सिखाया जाता है कि आपका प्यार उसके लिए काफी नहीं होगा, आपको टफ बनना पड़ेगा। आपके प्यार को एक बाउंड्री, एक असर्टिवनेस देनी पड़ेगी जिसमें आप अपना और उसका नुकसान ना कर पाओ, क्योंकि प्यार से बीमारियां ठीक नहीं होती। आप किसी को भी प्यार से बोल दीजिए कि हाय तेरी आज शुगर लड्डू खा ले पर तेरी शुगर ना बढ़े, हो सकता है पॉसिबल, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ही है। उसी तरह एडिक्शन में विद लव नहीं हो सकता। ये जो हम हर चीज में न्यौछावर कर देते हैं, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में भी है, प्रोवोकिंग एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर्स कैन चेंज देम। सो एक तरफ क्या हुआ कि हमने प्यार में अपनी बिल्कुल सीमाएं बिल्कुल लांग दी, कोई बाउंड्री नहीं रखी। हम हमेशा क्या हुए
बिल्कुल हमने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। जब यहां से रिजल्ट्स नहीं मिलते हमें, हमारा प्यार जब काम नहीं आता, तो हम अपने बिहेवियर के दूसरे पोल पे, दूसरे एक्सट्रीम एंड में जाते हैं, जहां पे हम प्रोवोकिंग और हम क्या करते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। प्रोवोकिंग का मतलब कि जब आपकी इनेबलिंग, आपका प्यार, आपका वास्ता, आपकी कस्में, आपका लाड, आपका दुलार जब काम नहीं आया, तो अब आप थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो अब आप क्या करोगे, उसको शेम, गिल्ट इंड्यूस करके ठीक करने की कोशिश करोगे। आप सारे वो ताने, क्रिटिकल रिमार्क्स उसको दोगे, कंपैरिजन इंड्यूस करोगे कि फलाने का बच्चा ऐसा, तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी। एक वाइफ बोलेगी कि शायद मेरे इतने कर्म थे कि तुम मुझे ऐसे मिल गए। एक मदर को लगता है कि हाय तुम पैदा ही क्यों हो गए। ये स्टेटमेंट्स हम सब ने कहीं ना कहीं उसको ठीक करने के लिए बोलिए कि शायद ये वाली प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स देंगे, ये दिल में चुभने वाली स्टेटमेंट्स देंगे, तो शायद इसके दिल पे बजेगी और ये नशा छोड़ देगा। बट हम कहीं ना कहीं अपना नजरियात वो भूल गए कि ये बीमारी तो दिमाग की है। जिस इंसान का दिमाग ही हाईजैक है, उसको आपकी बात का क्या असर, उसका तो ये मत वाला हिस्सा तो चल ही नहीं रहा। तो ना आपकी प्रोवोकिंग, और वो प्रोवोकिंग में क्या होता है, और वो स्टबन और चीजों को रेसिस्ट करता है। उसका क्या स्वभाव आता है आगे से, जो करना है करके दिखा लो, आपके कहने पे छोड़ दूंगा। फिर रनिंग अवे फ्रॉम होम, घर ना आना, फिर फोन ना उठाना, आपको उसके रिपकॉशंस मिलते हैं जब आप प्रोवोकिंग करते हैं। आप कंट्रोल करने की जब कोशिश करते हैं, क्या कंट्रोल करने से किसी की बीमारी ठीक हो सकती है? क्या आप कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब एक डायबिटीज वाला प्रिकॉशंस लेता है, फिर भी उसकी शुगर में फ्लक्चुएशंस अप डाउन हो जाता है, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? इन स्पाइट ऑफ दैट कि आप उसको गुड हेल्थ और मतलब उसको गुड फूड और उसकी गुड हेल्थ के लिए आप उसको गाइड कर रहे होते हैं, बट आपके चीजें बियॉन्ड कंट्रोल है। कहाँ कंट्रोल करेंगे आप उसके जीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसके ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसके आसपास के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन से भ्रम में, कौन से मिसकंसेप्शन में रह रहे हैं कि हम उसे कंट्रोल करके ठीक कर लेंगे? बीमारी तो जीन्स में बैठी है, कैसे कंट्रोल करोगे? बीमारी ने तो हाईजैक कर दिया उसका ब्रेन, उसकी न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज होगी, क्या कंट्रोल? डू यू हैव कंट्रोल? क्या आप उसकी ब्रेन केमिस्ट्री बदल सकते हो? बातों से, प्यार से, लाड से, गुस्से से, धमकी से, थ्रेट करके, घर से निकाल के? क्या आप उसका आसपास का इन्वायरमेंट टू सर्टेन एक्सटेंट, बट उसके अंदर क्या चल रहा है, उसका अंडरलाइंग रीजन क्या है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? सो बीमारी आपके कंट्रोल, जो कई बार हम सुनते हैं कि वो पूरा ट्रैकर लगाया था, हम फॉलो करते थे, हम जीपीएस ऑन करके रखते थे, हमने घर पे बांध के रख दिया, यानी एक्चुअल हमारे जो पेशेंट्स हैं हमसे शेयर करते, मेरे फादर ने मुझे संगले से बांध के रखा था, मेरा क्रेडिट कार्ड रख लिया था, बट आपको लगता है वो आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रखा, वो इंतजाम नहीं कर पाए? आपके लॉक करने से क्या आप उसकी बीमारी को ठीक कर पाए? तो ये जो हमारा एक मिसकंसेप्शन, जो एक खराब नजरिया था जिसके साथ हम सालों साल चले, उसने बीमारी को ठीक नहीं किया, उसने बीमारी को और बढ़ाया। तो ना यहाँ पे इनेबलिंग, ना प्रोवोकिंग, ना कंट्रोलिंग बिहेवियर इस बीमारी में काम आएगा। सो टफ लव, टफ लव आप लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर बीमारी में जब हम कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि आपने जब उसको प्रोवोक किया, आपने जब उसको कंट्रोल किया, तो क्या रिश्तों में फासले आए कि रिश्तों में नजदीकी आई? कनेक्शन हुआ कि आप वहां से कॉन्फ्लिक्ट में, क्लैश में दूर हो गए? तो कंट्रोलिंग जहां पे भी आएगी वहां पे कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाएगा, क्योंकि दूसरे इंसान को हमेशा लगेगा कि मेरी स्पेस को कोई जना वायलेट कर रहा है, मुझे कोई अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। एंड वी बीइंग ह्यूमंस, जहां हम सबको क्या चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए होती है। दो हमने उसका मिसयूज किया, बट हमारी नेचर तो ऐसी ही है ना कि कोई हमारी पर्सनल स्पेस को इन्वेड ना करे आके।
पर जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, किसी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, आप उसको इसका मतलब नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं। अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं प्रोवोकिंग स्टेटमेंट के साथ, तो आप किसी भी इंसान का दिल नहीं जीत सकते। वो आपसे 4 कदम 100 कदम दूर ही जाएगा। तो हमें ये स्किल सीखनी पड़ेगी। ये जो नजरियात हमारे हैं कि बेइज्जती प्रोग्राम करके रिश्तेदारों को बुला के उसको ठीक कर लेंगे, ये यूजलेस है। तो आज का ये लेंस बदलना पड़ेगा। तो नई नई तरीके कि जो मैं करती आई उसका रिजल्ट्स अगर इतने कामयाब होते, इतने साइंटिफिक प्रूफ होते, तो आज मेरा लव्ड वन को तो मैं घर पे ठीक कर पाती। सो बीमारी है, सो बीमारी में एक प्रोफेशनल इंटरवेंशन होगा, तभी आपसे डाटा इंटरवेंशन कराते हैं, तभी हम कहते हैं फैमिली इंटरवेंशन में आप आगे बढ़िए। क्यों बढ़िए? क्योंकि बीमारी इन तरीकों से ठीक नहीं हो पाएगी। बट हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता, क्योंकि इग्नोरेंस इतनी है, अवेयरनेस नहीं है, तो हम अपने सारे तरीके लगाने की कोशिश करते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सर दिस इज नॉट वर्किंग। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है कि विच डुल जाना, एक मिनट देखना, ठीक है, फिर किनारा कर लेना। जैसे कि मैम ने एक्सप्लेन किया अभी कि हम ना लाड प्यार से और ना प्रोवोकिंग और कंट्रोलिंग से बीमारी ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हम एज अ फैमिली क्या करते हैं, हम एक टाइम पे अपना सारा प्यार, जैसे मैंने बोला था, निछावर कर देते हैं। सारे तौर तरीके अपने उसको ठीक करने के लिए लगा देते हैं। प्यार भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, थ्रेट भी करते हैं, ठीक है, उसको बांध के रखते हैं, पैसे नहीं देते, सब कुछ करते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हैं। और जब रिजल्ट नहीं आता तो हम कन्नी काट लेते हैं, किनारा कर देते हैं, मतलब एक टाइम पे बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाते हैं। ऐसा भी कई घरों में हुआ है, तू बेदखल, तू लेके अपना हिस्सा तो चला ही जा, आप अपनी बीवी के साथ अलग हो जाओ, ताकि ना ही मेरे को वो होता है ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि ये रोज रोज की किचकिच और ये चीजें मैं नहीं देख सकती, इससे अच्छा आप लोग अलग ही हो जाओ, ठीक है। सो हम किनारा कर देते हैं। घर पे रहते हुए भी हम इनडिफरेंट, स्टोन वॉलिंग, मतलब कि हम इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि अब हमने सारा कुछ अप्लाई करके देख लिया, हमने जो जो तरीके हमारे को कॉमन सेंस से हमें आते थे ठीक करने के, वो हमने सब लगा के देख लिए, क्योंकि हमने प्रोफेशनल हेल्प तो ली नहीं, पर जितनी समझ हमें थी कि जिस तरीके से मैं ठीक करना चाहती थी उनको, ठीक है, हर एक तरीके से मैंने करके देख लिया, पर देयर वाज नो रिजल्ट। तो अब क्या है, अब मैं बिल्कुल ही किनारा कर लिया, इनडिफरेंट हो गई। अब मैंने उसको तो कुछ कहना बंद ही कर दिया। हम कहते हैं ना यूजुअली, ਹੁਣ ਤੇ मैं कहना ही बंद करता, ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ नहीं भज सकते, साडी बस हो गई है। तो ये किस किस फैमिली ने ये इनडिफरेंट बिहेवियर भी किया है? अगेन मैनी हैंड्स, ठीक है। वो इनडिफरेंट, क्योंकि हम बच्चे से प्यार तो बहुत करते हैं, बट इनडिफरेंट क्यों हो गए हम? क्योंकि हमारे बस में ही नहीं था, जो जो हमारे बस में था हमने करके देखा, पर बीमारी तो ठीक हुई नहीं। तो किनारा कर लिया। ये क्या है? एक लव एंड हेट रिलेशनशिप चलता है। लव जब आता है, जब मेरे को वो कहते हैं ना माँ की आंद्रा, जब वो होता है तो मैं बहुत ही ज्यादा न्यौछावर करती हूँ। मुझे टाइम, मतलब ये भी लगता है मैंने इसको कैसे कह दिया कि तू मारी जा, तुम मर जाता था चंगा होगा, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। बाद में अकेले ही मेरे को ऐसा फील भी हो रहा है, क्योंकि माँ हूं मैं, वाइफ है, वाइफ छोड़ के चली गई है, पर वहां बैठे भी उसको क्या है पीछे कि हाँ वो कुछ कर ना ले, बीवी, मैं अपने बच्चों को लेके आ गई, ये ना हो अकेले वो सुसाइड ही कर ले, कुछ कर ले। सो ये क्या है कि जब प्यार बहुत आता है तो हम प्यार में सब कुछ नछावर करने को तैयार हैं, और कर भी दिया है हमने। और दूसरा क्या है कि हम बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाते हैं। सो एक टाइम पे मुझे बहुत प्यार आ रहा है और एक टाइम पे मुझे बहुत नफरत आ रही है, ये मर क्यों नहीं जाता, ये मर जाएगा तो मेरी लाइफ बहुत सौखी हो जाएगी। ये सोचा है हमने अपने लव्ड वंस के बारे में, बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, बट आई एम श्योर ये सोचा रहेगा कि ये अगर मर जाए ना तो मेरी जिंदगी बहुत सौखी हो जाएगी। और यहाँ पे जब हम इतना ज्यादा थक जाते हैं, किनारे का मतलब है कि हम सब कुछ करके थक गए, हार गए,
मैंने प्यार भी कर लिया, गुस्सा भी कर लिया, सब कुछ जो मेरे बस पड़ता है ना, मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने शायद बड़े इलाज करा के भी देख लिए, और इसके कहने पे इलाज बीच में भी छोड़ दिए, सब कुछ करके देख लिया। अब नहीं, अब मैंने किनारा कर लिया कि अब जो होता है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। पहले मुझे लगता था मेरे हाथ में, मैं ठीक कर लूंगी, अब मुझे मेरे हाथ में कुछ नहीं, जीना मरना तो देखो जी रब दे हथ है। मैं भी किन्नी की जान बचा सकती है, मैं किन्नी पिछे जा सकती है, मैं नहीं जा सकती। मैनू होर भी काम है, मेरे होर भी बच्चे है, मैं उन्होंने देखा कि इन्हें देखती रहा। ऐसी बातें बोलते हैं हम, मतलब हम किनारा कर लेते हैं। तो ये बीमारी में चलता है लव एंड हेट रिलेशनशिप। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जो इश्यूज है हमारे घर के, जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनका सोल्यूशन कोई नहीं निकल पाता। क्योंकि क्या है, जब हम बहुत ज्यादा प्यार भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम बढ़ रही है। और जब हम बिल्कुल किनारा कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम ठीक होगी? जब हमने किनारा भी किया तब भी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। हमने लव भी करके देख लिया, हेट भी करके देख लिया, बट दोनों ही उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, कोई भी लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं यहाँ पे नजर आ रहा। मतलब आप देखो कि जब आप यहाँ आते हो, हॉस्पिटल में जब आए हो, उससे पहले क्या चीज थी? सब कुछ था, सिर्फ कोई सोल्यूशन नहीं था टू द प्रॉब्लम। अब आज हम आपको यहाँ पे गारंटी की बात नहीं करते हैं हम, क्योंकि फैमिलीज कहती गारंटी क्या है ये वो, पर होप है कि नहीं है? होप है ना? बाहर क्या था? होप भी नहीं थी, ना उम्मीदी, बिल्कुल निराशा थी, अंधेरा था कि सब कुछ कर रही हूं मैं, जा कहां पे रही हूं, मतलब देयर वाज नो लाइट। यहां पे बैठ के क्या है, एक छोटी सी वो किरण, वो होप, वो उम्मीद जागती है आप सबके मन में कि नहीं, शायद हम अपने नजरिया बदले, शायद हम अपने एज अ फैमिली तौर तरीके बदले, अपनी बातचीत के तरीके बदले, अपनी धारणाएं बदले, तो हमारा लव्ड वन ठीक हो सकता है, जो आप बिल्कुल ना उम्मीद होके बाहर बैठे हुए थे। तो ये लव एंड हेट जो रिलेशनशिप है, ये भी किसी काम नहीं आएगा। ये हमें कहीं ना कहीं इस धारणा को हमें चैलेंज करना पड़ेगा कि मेरे को इलाज की जरूरत है। मुझे उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देके मैं कोई उसका भला नहीं कर सकती। इसको रियलाइज होगा, हाँ इसके माँ बाप ने इसको जी निकाल दिया घर से, शायद इसको रियलाइज हो जाए। हम किसको रियलाइज करा रहे हैं? बीमारी, बीमारी जो पहले से ही 100 गुना 1000 गुना ताकतवर है, उसको नहीं कोई रियलाइजेशन हो रही। उसने नम कर दिया हुआ है पीएफसी बिल्कुल ही। तो नॉर्मली जब हम कहते हैं कि एक्सप्रेस्ड इमोशन इन फैमिलीज क्या है, फैमिलीज के अंदर वो इमोशंस कौन से चल रहे होते हैं जब वो एडिक्शन को डील कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले उनके अंदर क्या आता है? जो ये लव वाला इमोशन है कि मैं प्यार से, अपने वास्ते से कसम दिला के मैं उसको ठीक कर लूंगी, यहाँ पे इनेबलिंग शुरू होती है। तो पहला एक्सप्रेस्ड इमोशन हमारा हमेशा प्यार से डील करने का आता है। जब प्यार काम नहीं आता तो फिर हम प्रोवोकिंग में आ जाते हैं, फिर हम उसको क्रिटिकल रिमार्क्स देने शुरू होते हैं, जिसको हम कहते हैं उसका बेइज्जती प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये सेकंड एक्सप्रेस्ड इमोशन है। एंड जब वो भी काम नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं? कन्नी कतरा लेते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पे किनारा कर लेते हैं। आई गिव अ डैम, मरना है मर, जाके जो करना है कर, अब नहीं मैं तेरे पीछे आऊंगी। एंड ये स्टेटमेंट्स हमारी वो एक्सप्रेस्ड इमोशन जो नंबर 3 पे आता है वो आता है। पहले वाले इमोशन में बिच विल डुल जाना, मतलब आप पूरी मलमल की चादर बिछा रहे हो, आप उसकी हर गलती को छुपा रहे हो, आप उसको कुशन दे रहे हो, जिससे उसके अंदर पर्दा पाना। बिच विल डुल जाना कि तू मुंह कट, अच्छा फोन चाहिए तो मैं फोन ले देना, अच्छा नवी गड्डी, मैं नवी गड्डी तू छाड़ देगा ना, दैट मीन्स बिच बिच डुल जाना। मतलब डुले जा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं जायज ना जायज, जो मांग कर रहा है हम उसकी सारी की सारी पूरी कर रहे हैं, दैट इज बिच बिच डुल जाना। एंड जब वो खत्म होती है तो यहाँ पे आता है कन्नी कतरा, तू कौन मैं कौन, मैं बथेरा कर लिया हूं तेरी, मैं रब ते है नहीं, मरना मर जाके हूं मैं। तो उसके बाद हम अपनी कोशिशें, हम क्योंकि थक गए होते हैं, हार गए होते हैं, तो हम कहते हैं कि अब हम ट्रीटमेंट में पीछे उसकी मदद के लिए आएंगे नहीं, तो हम इनडिफरेंट हो जाते हैं। मतलब घर में जिसको फिर वो क्या होता है, घर का माहौल टॉक्सिक साइलेंस,
वो जो शांति जो हम जिसको कह रहे होते हैं, वो सुकून वाली शांति नहीं होती, वो टॉक्सिक होती है, चुभन वाली शांति, जिसमें ना मैं तुमको देख के सहार पा रही हूँ, ना अगला बंदा मुझे देख के कंफर्टेबल है। आंखों आंखों में एक जो खुंदक वाले मैसेजेस होते हैं, वो आंखों आंखों में ही पास हो जाते हैं, जब तू नहीं जब मैं नहीं। आप आंखों से बिल्कुल वो मैसेज कन्वे कर रहे होते हो कि गेट आउट, तू जाएगा तो हमारी मिजरी, हमारी प्रॉब्लम्स का एंड हो जाएगा। बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण हम सफर कर रहे हैं। ये जितना भी हमें सहना पड़ रहा है, जितना भी हमें लोगों में शर्मिंदा होने पड़ रहा है, वो तुम्हारे कारण है। फिर हम कन्नी कतरा लेते हैं, क्योंकि जितनी भी हमने एफर्ट्स लगाए होते हैं वो सारे गलत दिशा में लगे होते हैं। तो जहां तो हमने क्या फूलों की चादर बिछाई, मलमल के उनको मतलब सामान लेटाया मलमल की चादर बिछा के, और जब वो काम नहीं आया फिर हमने कहा कन्नी कतराओ, तू कौन मैं कौन। सो दिस इज द थर्ड। और कई बार यहां से जाने के बाद ही चौथा एक्सप्रेस्ड इमोशन अगर वो भी बात करें तो वो आता है कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो। आप कहते हो कि मैं उसके हिस्से का सारा काम करूं, मेरा लाडला तो हूं ठीक होके आया, इलाज करा के आया, एंड यू ट्राई टू ओवर कंपनसेट। भाई उसके हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ही उठाएगा, आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेवारियों में फिर वापस जाके डुल डुल नहीं बिछना। सो हमारे ट्रीटमेंट पे यही होता है, कभी पेशेंट फैमिली डुल डुल रही होती है, पूरी डुल डुल के कह देती है कि नहीं ट्रीटमेंट में से हम ले जाएंगे, और कभी कहती है रखो मैडम 6 महीने रखे तो असी रखे जावांगे, लेके नहीं जावांगे जब तक बंदे का पुत्र नहीं बनेगा। दैट इज कन्नी कतरा रहे हो आप, किनारा काट रहे हो, और बीच में ही 1.5 में 2 महीने के बाद वो ठीक होता है, फिर अब डुल डुल मैडम 2 दिन तक भेज दो, एक चक्कर कर लावे तुसी ते हगे ही हो, दैट मीन्स डुल डुल जाना। मतलब टू एंड फ्रो, कभी प्यार कभी गुस्सा और कभी कन्नी कतराना। सो ओवर कंपनसेशन या ओवर प्रोटेक्टिव होना अपने लव्ड वन के लिए, वो भी आपके लिए घातक होने वाला। दैट इज अगेन इन healthy unhealthy behavior. So coming to the next point, matters of the home should stay within the house. घर दी गल घर विच ही रहनी चाहिए, ए गल कमरे तो बाहर नहीं जानी चाहिए। Being it वो फैमिली, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, ओके कहते अंदर दी गल अंदर ही रहेगी, चार दीवारी विच रहेगी, तीजे बंदे नूं पता नहीं लगना चाहिए कि साडे घर विच की हो रहा। तो और कॉन्सिक्वेंस फिर की हुंदा, इश्यूज फेस्टर विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट एंड सॉल्यूशंस। असी अपने तरीकों नाल ही प्रॉब्लम नो सॉल्व करन दा कोशिश करते रहने एंड रिजल्ट कोई नहीं मिलना। बिकॉज जदों तक तुसी वो अंदर दे बबल में प्रिक नहीं करोगे, अंदर दे बबल विच हुण बिल्कुल टॉक्सिसिटी है, अनहेल्दी बबल चल रहा है, उस विच कोई अंदर नहीं आ रहा, तुसी किसी ਨੂੰ बाहर नहीं जान दे रहे, ਤੁਹਾਡੀ हेल्प कौन करेगा, ਤੁਹਾਡੀ मदद कौन करेगा। हम जब बीमारी घर में आती है, बाकी बीमारियों में हम क्या करते हैं, रौला डालते हैं। हम क्या करते हैं बाकी बीमारियों में, वी सीक हेल्प, है ना, हम छुपाते हैं एक दूसरे से, मदर छुपाती है फादर से, वाइफ छुपाती है लॉस से। अगर किसी को चोट लग गई या कोई घुटने में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी को हार्ट की पेन शुरू हो गई, हम क्या करते हैं घर में, शोर मचा देते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम कॉल करते हैं शायद अपने रिश्तेदारों को कि कहाँ लेके जाएं, या डॉक्टर के पास जाते हैं। हम क्या करें, हम रौला डाल देते हैं कि मुझे कोई ना कोई ऐसा एक रास्ता मिले जहां पे मैं अपने लव्ड वन की जान बचा सकूं। बट इस बीमारी में क्या होता है, क्योंकि टॉक्सिक शेम आती है, टॉक्सिक मतलब वैसी शर्म जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। शर्म सब में होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सब में होनी चाहिए शर्म, ताकि हम एक लिहाज रख सके सोसाइटी में। बट टॉक्सिक शेम क्यों कहा गया है, क्योंकि टॉक्सिक शेम हमें जो हमने एक्शन लेने हैं वो एक्शन नहीं लेने देती, हमें अंदर ही भीतर हम उस दलदल में घुसी जाएंगे, बट हम मदद नहीं मांगेंगे। हमारे को ये, क्योंकि हम कहते हैं बीमारी इज इक्वल टू बेइज्जती या शर्मिंदगी, और कुछ नहीं है। ये बीमारी जिस घर में आ गई उसमें जिल्लत भी आएगी, बेइज्जती भी आएगी, शर्मिंदगी भी आएगी, सब कुछ आएगी, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है।
पर क्या जब बीमारी आती है हम छुप छुप के घरों में बैठ जाते हैं कि हम आगे हेल्प लेने के लिए जाते हैं, हेल्प लेने के लिए जाते हैं ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमें लगता है कि ये घर का मैटर है। क्यों? क्योंकि फिर हम वहां आएंगे कि शायद हमें लगता था ये बीमारी नहीं है, ये तो एक आदत है। तो वो एक मिसकंसेप्शन की ये बीमारी नहीं, एक आदत है, इसने सोचो हमारा कितना ही और कितने साल तक हमारा नुकसान किया। हमारे घर बिल्कुल तहस नहस हो गए सिर्फ हमारी एक ये गलत नजरिए के कारण कि ये बीमारी नहीं है, और हमने चुप्पी तानी रखी कितने साल। घरों की बातें एक कमरे से दूसरे मेंबर तक नहीं गई, ठीक है, हमने अपने भाई बहनों की मदद नहीं ली या किसी को, और फिर एक टाइम आया कि हमने जितना मर्जी छुपाना चाहा ये बीमारी नहीं छुपी। जैसे जिंदगी को हम पकड़ने की कोशिश करें रेत की तरह, वो निकलती गई ना। तो हमने जितना मर्जी इस बीमारी को, चाहे जितना मर्जी हमने छुपाने की कोशिश की हो, ये बीमारी छुपी? आपकी उसी आस पड़ोस के लोगों ने, उन्हीं रिश्तेदारों ने, शायद किसी स्कूल टीचर ने आके हमें बताया कि आपका बेटा ये करता हुआ हमने देखा है। हम जिन लोगों से छुपा रहे थे, शर्म कर रहे थे, शायद उन लोगों को हमसे पहले पता चल गया था। एंड इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हम घर की बात घर पे रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि हमें डर किस चीज को होता है, लोकी की कहेंगे येना दा मुंडा की कार्य। एंड ये जो स्टेटमेंट है फियर ऑफ जजमेंट की, सोसाइटी मुझ पे हंसेगी, मेरी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन करेगी, और वो मुझ पे कहेगी, मौकरी करेगी कि देखिए बड़ा सियाना समझदार सी अपना करते समेट ही नहीं पाया। और हम उसके अंदर फिर टॉक्सिक शेम के अंदर फिर अपने आप को बांध के रख लेते हैं। और टॉक्सिक शेम क्या है? टॉक्सिक शेम तो कहती है सीक्रेसी में बिलीव कर, सीक्रेट रख, सीक्रेट। टॉक्सिक शेम क्या है? वो कभी शेयरिंग में बिलीव ही नहीं करती, वो कहती नहीं है कि तू मदद मांग, तू अपनी बात किसी के साथ साझी कर। मतलब शर्म जो बांध के रख देती है, वो बांध के आपको इतना रख देती है कि आपके मुंह में वो जुबान ही नहीं देने देती कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, क्योंकि डर मुझे सिर्फ इस चीज का है कि लोग क्या कहेंगे। ये जो सबसे बड़ा नजरिया हमारे अंदर चल रहा होता है कि मैं जाके एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रही हूँ, लोग क्या कहेंगे। लोग, आपको मालूम है, गाड़ी दूर, किलोमीटर दूर लगाते हैं और वो देखते हैं अंदर आने से पहले कि कोई देख तो नहीं रहा। क्योंकि डर पीछे क्या है? क्योंकि एक खराब नजरिया क्या है, क्योंकि हम इसको बीमारी एक्नॉलेज नहीं करते, तो हमारा नजरिया क्या कहते हैं कि लोकी की कहेंगे कि मैं साइकेट्रिस्ट को अपना इलाज कराना है, एरा मतलब मेरे दिमाग में नुक्स है। दिस इज सबसे बड़ा जो अनहेल्दी हमारा एक खराब नजरिया हमें, जो हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाता। और कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाने से नहीं छुपता, तो ये बीमारी भी नहीं छुपती। इसलिए जब हमारा पेशेंट के बिहेवियर्स आते हैं, वो क्या हमें लगता है कि ये हाइड कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, अब ये फॉलोअप पे नहीं आ रहा, तो हमें पता है बीमारी में बड़ी ताकत है, ये बाहर आएगी आएगी। आज जो छुपा रहा है, आज जिसको लग रहा है कि मैं सिम्टम्स छुपा के या चिंदी चोरी करके स्विच करके अपनी बात को जो छुपा लूंगा, मेरी बीमारी नहीं सामने आएगी, काउंसलर्स को नहीं पता लगेगा, बीमारी सामने आती ही आती है। तो ये जो हम कहते हैं कि अंदर की बात घर से बाहर ना जाए, इस बिलीफ सिस्टम को खारिज करिए। क्योंकि जब आप मदद मांगते हैं, 4 लोगों से बात करते हैं, कोई एक बंदा तो आपको सही रास्ता बताता है, कोई एक बंदा तो सही आपको बताता है। आप जब कहते हो कि यार उसकी शुगर बड़ी बढ़ रही है, उसने आइस का अपना कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना है, जब आप बात करते हैं तो लोग आपको सजेस्ट करते हैं यार फलाना डॉक्टर, फलाना हॉस्पिटल बड़ा अच्छा है, गो देयर। तो आपने बताया तो आपको मदद मिली। पर यहाँ पे क्या है, जब एडिक्शन या कोई मेंटल हेल्थ की या मेंटल इश्यू की बात आ जाए, तो हम किस में बिलीव करते हैं? हमारा नजरिया क्या कहते हैं? चुप्पी, गल बार ना कड्डी, होली बोलो, प्राणों ना पता लग जाए। एंड वाइफ सेज कि नहीं, मैं, उसको अपना लग रहा होता है, उसका बिलीफ सिस्टम खराब कौन सा चल रहा होता है, भाई मैं अपने पति को अपने प्यार से तो ठीक कर ही लूंगी। तो मिक्सचर ऑफ लाइक जो पूरी खिचड़ी का तड़का लग रहा होता है एक नजरिए के ऊपर, दूसरा खराब नजरिया, वो हमारे पेशेंट की बीमारी को पूरा प्रोग्रेसिव स्टेज में आगे पहुंचा देता। उसी तरह कोशिशें तो हम सब कर रहे थे, बट क्यों रिजल्ट्स नहीं मिले? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने सोचों पे गलत लेंस, गलत चश्मा लगाया हुआ था।
तो सबसे पहले ये जो हमें रद्द करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये इतने सच्चे होते तो आपको रिजल्ट मिल गया होता, तो इतनी बेबसी नहीं होती, इतनी नाउमीदी ना होती कि जब हम इन कुर्सियों पर बैठते, क्योंकि हमने 10-10, 12-12 साल अपने इन खराब नजरियों के ऊपर चल के कुछ भी हासिल नहीं किया, सगों बीमारी को और बढ़ाया। एनी क्वेश्चंस किसी ने कुछ शेयर करना हो, किसी का कोई सवाल हो बिफोर वी वाइंड अप द मीटिंग? ठीक है जी, थैंक यू।